हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स बुक है ना उसका फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बीच बीच में क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है, कमेंट भी करना है और बताना है कि आप सही बना पा रहे हो कि नहीं। तो जैसे कि पहला नंबर को जो है यहाँ पर पहला चैप्टर जो है वह व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय। ये हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के कुछ अहम भूमिकाओं के, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र हमें क्या जानकारी देती है, अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारे चीज़ों को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि ये अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अर्थशास्त्र वैसी अध्ययन है जिसमें, है ना, या जिससे किसी भी आर्थिक क्रिया, आर्थिक स्थिति को हम जान या पहचान सकते हैं तथा उसके परख कर सकते हैं, उसकी आंकड़ा को निकाल सकते हैं। चलिए इसके परिचय में हम कुछ अर्थशास्त्र को आर्थिक क्रिया के रूप में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्थिक क्रिया के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया है क्या? तो आर्थिक क्रिया लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, समझना बहुत आसान हो जाएगा, बस केवल आपको ध्यान देना है कि ये आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसके संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। यानी कि बताया जा रहा है आर्थिक क्रिया जो है सो वह क्रिया जिसका संबंध हमारी संतुष्टि से, संतुष्टि यानी कि जिस तरह से हम साधन का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, या जिससे हम अपना आय अर्जित करते हैं किसी भी तरह से, तो वो हमारा क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। आर्थिक क्रिया में केवल आय अर्जित ही करना आर्थिक क्रिया नहीं होती, इसका आगे भी कुछ कंडीशन होता है। क्या होता है कि सभी आर्थिक क्रियाएं, जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं ना, आप अगर अच्छी तरह से देख पा रहे हो तो सही है कि सभी आर्थिक क्रिया अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती। आर्थिक क्रियाएं तो बहुत तरह से की जाती है ना, अनेकों प्रकार से की जाती है, लेकिन कुछ आर्थिक क्रिया ऐसी होती है जिसमें हमको आय प्राप्त होती है, यानी किसी प्रकार से उसमें वेतन प्राप्त होती है, मुद्राएं प्राप्त होती है। लेकिन बहुत से ऐसे क्रियाएं हैं जिसको करने से हमें किसी भी प्रकार से वेतन वगैरह या आय अर्जित नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें जानकारी जरूर प्राप्त होती है। अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं अवश्य रूप से आय सृजित करने वाली क्रियाएं नहीं होती है। इस प्रकार से अगर हम देखें कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, तो चलिए हम आगे लेकर के चलते हैं और देखेंगे यहाँ पर आर्थिक क्रिया। ये आर्थिक क्रिया की प्रकार, पहला उत्पादन प्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा में उपभोग जिसको कंज्यूम्पशन बोलते हैं, उसके बाद है विनिमय एक्सचेंज, उसके बाद है निवेश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी कि आर्थिक क्रिया को अगर बात किया जाए तो आर्थिक क्रिया हम चार प्रकार से करते हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश के आधार से। अब यहाँ पर आगे हम और बात करें तो विनिमय भी दो प्रकार की होती है, एक वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा साधन कीमत निर्धारण। विनिमय का मतलब हो गया किसी चीज का क्रय या विक्रय करना। तो चलिए इसे हम एक एक करके जानते हैं कि उत्पादन किस चीज से संबंध रखता है, उपभोग किस चीज से संबंध रखता है, विनिमय क्या है जो किससे संबंध रखता है, वस्तु है तो साधन है तो ये कैसे संबंध रखता है अपना कीमत पर, और निवेश क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश ये जो था इसके सारे डिफाइन देखेंगे कि ये आखिर किस किस चीज पर संबंध रखता है, किसके आधार पर ये चलता है। तो पहले उत्पादन के बारे में बात करते हैं। तो उत्पादन के कुछ एजेंट के बारे में देखिए यहाँ पर, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हम उत्पादन किसी भी चीज के लिए करना चाहते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, तो किस किस चीज पर आधारित हो सकता है, वो चीज हमें हमारे पास होगा तभी हम उत्पादन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। जैसे में भूमि, अगर भूमि नहीं रहा तो हम उत्पादन की कोई भी प्रक्रिया को नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरा अगर इसमें हम बात करें तो श्रम, है ना, लेबर, अगर मजदूर जिसको बोला जाता है, अगर ये नहीं होगा तो भी हमारा उत्पादन नहीं हो पाएगा। और बड़ी बात है पूंजी, संगठन, उद्यमिता, ये सारे चीज होनी जरूरी है। अगर ये नहीं है तो हम उत्पादन की कोई भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। चलिए अब देखते हैं यहाँ उत्पादन क्या होता है। उत्पादन जो जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन, कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। यानी कि उत्पादन वह प्रक्रिया है या वह आर्थिक क्रिया जिसका संबंध वस्तु और सेवाओं से, यानी वस्तु का बनाना तथा वस्तु को दूसरे तक ले जाना या पहुंचाना, यार उसमें उसके मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर सिलना,
दर्जी क्या करता है, कपड़ा को खरीदता है, उसे काटता है, फिर उसे सीता है, फिर उसे उचित मूल्य पर बेचता है। अथवा बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा चीर करके कुर्सी या मेज बनाना, ये सब क्या उदाहरण है, किसका, तो उत्पादन का उदाहरण है। चलिए अगर हम आगे बढ़े तो उपभोग के बारे में बात करेंगे कि ये उपभोग क्या होता है। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है ना। उपभोग का मतलब कि उपभोग वह क्रिया है जो व्यक्तियों द्वारा, किसके द्वारा, व्यक्तियों द्वारा या समूह सामाजिक द्वारा किसी भी आवश्यकता वाले वस्तु का उपभोग करना, लेना या उसका प्रयोग करना ही उपभोग कहलाता है। जैसे में भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि, ये सब क्या है, उपभोग के कुछ उदाहरण है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो विनिमय है, क्या है, विनिमय। आप ये विनिमय को भी समझेंगे कि विनिमय क्या है। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। विनिमय का मतलब ही होता है खरीद, अदला बदली करना या खरीदना या बेचना, ठीक है। किसी भी उत्पादन वस्तु को क्रय या विक्रय करना ही विनिमय कहलाता है। यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। अभी तो वस्तु विनिमय ये जो है सो मुद्रा से ही किया जाता है। किसी भी प्रकार से वस्तु विनिमय तो आजकल होता ही नहीं है, आजकल केवल विनिमय होता है। पहले होता था प्राचीन काल में वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। और इसी विनिमय को हम कीमत निर्धारण का नाम से भी जानते हैं। विनिमय जो है, विनिमय को ही कीमत निर्धारण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये कीमत निर्धारण जो है ना, ये दो प्रकार की होती है। पहले तो वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण, यानी वस्तु के ऊपर जो कीमत लगाई जाती है वो होगी और एक साधन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं में वस्तु कीमत निर्धारण से, यानी कि बाजार में जिस प्रकार से वस्तु है उसकी कीमत से, वस्तु की कीमत जो लगाया जाता है वही वस्तु कीमत निर्धारण किया जाता है। यानी कोई भी सामग्री बनाया गया है तो उसके आधार से जो कीमत लगाया गया उसे वस्तु कीमत कहते हैं। और साधन कीमत का मतलब हो गया कि साधनों पर लगाए गए। यहाँ देखिए इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की निर्धारण से है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध भूमि की कीमत, श्रम की कीमत, पूंजी की कीमत तथा उद्यमी पुरस्कार के निर्धारण से है। इस क्रिया को वितरण भी कहा जाता है। साधन कीमत को वितरण भी कहा जाता है। चलिए और अगला इसमें लास्ट जो बचा है वो है निवेश। तो ये निवेश क्या है सो ध्यान देंगे। निवेश वह आर्थिक क्रिया है, निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कपड़े सीने की सिलाई मशीन, यानी जो भी हम मतलब कि कोई भी वैसा औजार या मशीन को खरीद लिए, एक बार उसमें इन्वेस्ट करना है, पैसा को एक बार इन्वेस्ट करना है और वो हमारे पास कुछ दिनों तक निरंतर रूप से चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कपड़े सीने का मशीन हो गया, हल जोतने के लिए जो ट्रैक्टर होता है उसका, और जो हल जोतने वाला क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम याद नहीं आ रहा, हल जोतने वाला जो होता है ना ट्रैक्टर, वो हो गया। और फिर धान कूटने वाला जो मशीन होता है, थ्रेसर वगैरह जो होता है, तो ये सब में अगर हम मशीन में एक बार पैसा लगा दें तो हमें बार बार कुछ ना कुछ पैसा देता है। तो इन निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी किसी भी प्रकार से हम पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है, पूंजी लगाना। चलिए हम लोग आगे और कुछ बात कर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर। तो ये पहले देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे में कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्ति की इकाइयों के बारे में अध्ययन कराता है। जैसे में व्यक्तिगत गृहस्थ, यानी कि व्यक्ति की घर वगैरह कैसा है, व्यक्तिगत फर्म यानी वो किस प्रकार से अपना काम को कर रहे हैं, व्यक्तिगत उद्योग, उसका अगर उद्योग है तो वो किस प्रकार की है, अथवा व्यक्तिगत बाजार किस प्रकार से, ये सारे आ जाते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र का बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समूहों के अध्ययन से संबंधित है। जैसे अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की सामूहिक मांग और सामूहिक
पूर्ति, ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र जो सभी के लिए बराबर होती है। चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो हम बताए थे कि आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ करके और समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम लाइन बाय लाइन जैसे क्लास में क्या करवाया जाता है उस प्रकार से करवा रहे हैं। ये नहीं कि दूसरे जो क्या करते हैं कि बीच बीच में लिख लेते हैं और उसी को केवल समझाते हैं, तो वहां से बच्चे को शायद पूरी तरह से नहीं समझ में आता। यहाँ से लोग बच्चे क्या है देख के भी साथ में मिला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कुछ कुछ को पढ़ने भी नहीं जानते, कोई कोई अक्षर को, तो वो पढ़ने के लिए सीख जाएंगे, यानी कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आप लोग को करना क्या कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि नया वीडियो का अपडेट आ चुका है। और लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर भी ना करना भूले। दोस्तों तक शेयर करना है ताकि वो भी साथ में पढ़ सके और आगे बढ़ने का प्रयास करे, ठीक है। चलिए, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, आप शेयर कर सकते हैं, या लाइक या सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप ये सारी चीजों को बेफिक्र होकर के करें। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में ही नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है, जिसका नाम अभी हम बताए थे व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो चलिए इसे और किस किस नाम से जानते हैं वो चीज भी जान लेते हैं कि वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में दो महत्वपूर्ण विधियों सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण तथा बृहत आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे व्यष्टि है ना, इसको भी मैक्रो बोलते हैं, और समष्टि जो है उसको मैक्रोज बोलते हैं। यहाँ पर अंतर क्या है वर्ड मीनिंग का, सो देखिए इसमें व्यष्टि में है MICRO और समष्टि में है MACRO, पढ़ेंगे मैक्रो ही, मैक्रो मैक्रो मैक्रो, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है उच्चारण में। अब क्या है से लिया गया जिसका अर्थ होता है विशाल, ये दोनों का अर्थ क्या होता है विशाल, यानी बड़ा, बहुत बड़ा जैसे बोल सकते हैं। तो चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति के बारे में या उसकी इकाई के बारे में अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादकता या एक फर्म, यानी एक सिंगल व्यक्ति का केवल इसमें अध्ययन किया जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में, कि वो एक आदमी क्या कर रहा है, कैसे काम करता है, उसका दैनिक जीवन कैसे चल रहा है, उसका आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक क्रिया वो किस प्रकार से करी, केवल एक व्यक्ति का बात किया जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम समष्टि में चलते हैं, किसमें चलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में, तो समष्टि अर्थशास्त्र में है कि समस्त पूरे सामूहिक का बात किया जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है या करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार अपने आय एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाकर सामाजिक कल्याण को अधिकतम करती है। ये इस प्रकार से हम लोग बढ़ते चलते हैं। चलिए आगे हम लोग और बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सब ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया जाएगा, क्वेश्चन वो आपको थंबनेल में दिख जाएगा शुरू में ही, तो वहां से उस थंबनेल से क्वेश्चन को उतार करके जरूर बनाने का कोशिश करना है, अपने कॉपी पे नोट करेंगे और उसे याद करने का प्रयास भी करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो शायद नुकसान हो सकता है, आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र का विषय सामग्री क्या है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या हो सकती है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के अभिप्राय को एवं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। यानी कि जितने भी अर्थशास्त्रियों थे ना, अर्थशास्त्रियों का मतलब अर्थशास्त्र के अध्ययन कराने के लिए जिन जिन ने आगे आए और उनके बारे में लिखे, उन सभी वैज्ञानिकों या लिखने वाले को अर्थशास्त्री का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, भूगोल लिखने वाले को भूगोल शास्त्री, अर्थशास्त्र लिखने वाले को अर्थशास्त्री, तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट वाले को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो ये अलग अलग दृष्टि से अलग अलग बात को बताई। पहला कि
यहाँ पर ध्यान देंगे, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को 4 वर्गों में बांटकर अर्थशास्त्र की विषम सामग्री का विश्लेषण किया जा सकता है। वो 4 भाग कौन से हैं सो देखिए। धन संबंधी विचारधारा, यानी कि एक कोई अर्थशास्त्री का कहना है कि अर्थशास्त्र है धन संबंधी विचारधारा, कि धन के बारे में विचार कराना या बताना ही अर्थशास्त्र कहता है। दूसरा, कल्याणवादी विचारधारा, कि हम किस प्रकार से अपने आप को कल्याण कर सकते, सुरक्षित रख सकते, बचा सकते, आगे निरंतर रूप से बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ सकते हैं, वो बताने का। दुर्लभता संबंधी विचारधारा, और ये सब देखिए यहाँ पर लिखा गया कि मार्शल, पिगू, कैनन आदि का दृष्टिकोण था कि कल्याणवादी विचारधारा, यानी कि अर्थशास्त्र वह माध्यम है जिससे हमें कल्याणवादी विचारधारा की प्रस्तुति प्राप्त होती है। और अगर रॉबिन्स, विक्सटीज आदि का अगर हम बात करें तो बोलते हैं दुर्लभता संबंधी विचारधारा, कि हमारे आर्थिक क्रिया में किस प्रकार से हानि हो रही है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके संबंध में विचार करने वाले को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। इस प्रकार से इनका कहना था। उसके बाद सैमुअल्सन का अगर बात करें तो वो कहते हैं विकास केंद्रित विचारधारा, की आर्थिक क्रिया वह क्रिया अध्ययन है, वह क्रिया है जिससे हम विकास केंद्रित को विचारधारा करते और विकास करते और आगे बढ़ते। इस प्रकार से उन लोगों का कहना था। चलिए, उपर्युक्त वर्गों में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न विषय सामग्री को सम्मिलित किया गया है। जैसे यहाँ धन संबंधी विचारधारा का बात की तो धन संबंधी विचारधारा जैसे था कि प्रतिष्ठित है ना, अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, जेबी से वाकर सीनियर आदि ने धन, इसके अर्जन, वितरण एवं प्रयोग को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया है। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आर्थिक, मानव एवं उसकी क्रियाओं को सम्मिलित किया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कल्याणवादी विचारधारा में क्या बताया गया, तो मार्शल एवं उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में धन के स्थान पर मानव कल्याण के विचार की स्थापना की और मानव कल्याण के विचार की स्थापना की है। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के द्वारा उसे बताने का प्रयास किया जाने लगा कि लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और किस प्रकार से कार्य को कर सकते हैं। तीसरा है दुर्लभता संबंधी विचारधारा। इसमें बताया गया कि हम किस प्रकार से अपने आप को दुर्लभ होने से यानी हानि होने से बचा सकते हैं, आर्थिक क्रिया किस प्रकार से की जानी चाहिए, ये सारी चीजों पर बात किया गया था। और विकास केंद्रित विचारधारा भी है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास केंद्रित क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया और सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों के वितरण एवं आर्थिक विकास दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से अपने अपने जो है सभी को अपना विचार दिए, जितने भी अर्थशास्त्री थे सब अपना अपना विचार दिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ ध्यान देने वाली बात है कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या क्या हो सकती, जो कि हम शुरू में पढ़ चुके हैं। क्या क्या हो सकती, उपभोग हो सकती, उत्पादन हो सकती, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये सारे जो है सो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री यही। अर्थशास्त्र में अगर हम किसी भी विषय पर बात करेंगे, पहले उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये सारे। ठीक है, तो अगर इसमें से विनिमय वितरण तक तो हो गया, राजस्व के बारे में देख लीजिए कि इसके अंतर्गत लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यहां तक क्लियर आप लोग? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान देंगे कि इधर जैसे दिया उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, तो ये हम शुरू में बता चुके हैं। तो आप शुरू में अगर अच्छी तरह से सुने होंगे और अच्छी तरह से वीडियो को देखे होंगे तो आपको नहीं लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। सो ठीक है, तो या तो फिर से पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं और उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति, वास्तविक बनाम आदर्श विज्ञान, ये क्या है। तो वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र क्या, वास्तविक विज्ञान के रूप में क्या है, सो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देने वाले ये बात है कि वास्तविक विज्ञान में केवल कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक पहलुओं में क्या है का विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्या होना चाहिए जैसे नीति पहलुओं को अर्थशास्त्र में नहीं जोड़ा जाता है। इस प्रकार से इसका उपभोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे भी उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व के रूप में बांटा गया है। ठीक है, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर उत्पादन में क्या है कि उत्पत्ति ह्रास नियम में भी उत्तरोत्तर इकाई के बढ़ते प्रयोग एवं उससे घटती उत्पादकता वस्तु, कारण और परिणाम के संबंध को ही स्पष्ट किया जाता है। विनिमय कीमत परिवर्तन का मांग करता है, वितरण साधनों की पूर्ति करने वाला, और राजस्व जो है से लोगों द्वारा कर लगाने, उपभोग या उत्पादन में वितरण
किस प्रकार से होनी चाहिए, इसका क्या कारण है, क्या परिणाम है, ये सारे को बताया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें आदर्श विज्ञान की, तो आदर्श विज्ञान में क्या होनी चाहिए कि हम आदर्श विज्ञान का मतलब यह बताया जा रहा है कि इसमें हम किसी भी प्रश्न को, जैसे यहाँ पर आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए, तो जैसे में प्रश्न से है जिसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। आदर्श विज्ञान के रूप में अगर हम जान रहे अर्थशास्त्र को, तो इसमें हमें अच्छे और बुरे के बारे में पता चलना चाहिए कि हम किस प्रकार से किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे कि हमें उससे किस प्रकार से फायदा होगी, या जैसे हम कहीं भी आर्थिक क्रिया कर रहे हैं तो आर्थिक क्रिया आजकल करने वाले लोग सभी क्या कहते हैं, सोचते हैं कि आय अर्जित हो, और वैसी प्रकार की हमको जो है सो क्रियाएं करना चाहिए, जिसमें आदर्श विज्ञान के रूप में उसे उभारा गया है। चलिए, और अगर आगे हम बात करते हैं तो क्या है हमारे पास कि अर्थशास्त्र वास्तविक एवं आदर्शनात्मक विज्ञान दोनों है। तो किस प्रकार से, तो अर्थशास्त्र के स्वरूप को ना तो अकेले वास्तविक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है और ना ही अकेले आदर्शनात्मक विज्ञान से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका बात है कि इसका चरित्र दोनों प्रकार का है, यानी अर्थशास्त्र का जो चरित्र है वास्तविक भी है और आदर्शनात्मक भी है। यहाँ पर देखिए कि वास्तविक भी है और आदर्श भी है। फ्रेडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है यह वास्तविक विज्ञान का विषय है, और आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए यह आदर्श विज्ञान का विषय है। इस प्रकार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। ठीक है, इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग चलेंगे और आगे बात करते हैं कि व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, जिसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था क्या करती है, छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया गया, किसी एक व्यक्ति को लेकर के किया जाता है, छोटे छोटे कामों को लेकर के किया जाता है, उसकी आंकड़ा निकाली जाती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो हमारे सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में उभर के आते हैं। देखिए, ओल्डिंग के शब्दों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवस्था व्यवहार का अध्ययन है, ना कि इकाइयों के समूह का। ये केवल एक व्यक्ति का बात करेगा, ये नहीं कि पूरा समूह का बात करेगा। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में ही इसे आगे बढ़ाते चलेंगे कि क्वेश्चन और क्या क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और आपको इसका अध्ययन भी करना है और बहुत उचित मूल्य से करना है। जब तक अध्ययन हम सही ढंग से नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, तो ये अच्छी ढंग से करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे क्या कि व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है। अभी तो हम लोग देखें इसका परिभाषा, अब इसका विशेषता क्या हो सकती है। तो विशेषता 3 रूप से होती है। पहला होती है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, कि किसी एक व्यक्ति का बारे में जानेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग, व्यक्तिगत लागत किस प्रकार से उसकी घटित हो रही है। और दूसरे में अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, यानी सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि। इन अति सूक्ष्म चरों का व्यक्तिगत प्रभाव इतना कम होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता। और तीसरा है व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। ठीक है, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण भी किया जाता है, उसे देखते हुए किया जाता है। और आगे है क्या इसमें अंतर, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, इसमें क्या अंतर है इसके बारे में बताना है आपको। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति का बात किया जाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे में एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। और लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, इस प्रकार से की जाती है। ठीक है, और आगे आप अगर लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करेंगे और लिख सकते हैं, या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखना जरूरी, आपको लिखना ही है, लिख सकते हैं नहीं, आपको लिखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्रचाल स्थिर रहते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्रचालों की स्थिर मान लेता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। और अगर बात करें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग
और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है, लेकिन समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, अस्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसे की जा सकती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे और कुछ ही देर में क्या होगी कि ये चैप्टर जो है सो कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर देखेंगे कुछ व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उसकी शाखाएं क्या क्या हो सकती है। तो उसकी शाखाएं जो कि हम लोग शुरू भी पढ़ चुके हैं, क्या है कि कीमत निर्धारण सिद्धांत होनी चाहिए, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत होनी चाहिए, आर्थिक कल्याण की सिद्धांत भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन से किसी भी कार्य को करें तो उसका कीमत निर्धारण होना चाहिए कि नहीं। जैसे हम कोई अकेला व्यक्ति हम किसी कार्य को कर रहे, किसी आर्थिक क्रिया को कर रहे, तो उसका कुछ कीमत तो रखेंगे, तभी तो हम अपने वस्तु का उपभोग कर पाएंगे। साधन की कीमत भी निर्धारण होनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह हम किस माध्यम से ले जाएंगे उसकी भी कीमत होती है। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत भी होना चाहिए कि उससे हमारा कल्याण भी हो, अच्छी तरह से हमारा भरण पोषण भी हो सके, तभी ना वही आर्थिक कल्याण का सिद्धांत कहलाएगा। और चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिकों को, कि यहाँ पर आप देखेंगे तो देखेंगे कि व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या क्या है। जो इधर हम लोग अभी डिस्कस किए वही चीज को यहाँ पर रखा गया कि पहले तो इसे 3 भागों में, वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, वितरण सिद्धांत का भी नाम इसे दिया जाता है, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, ये 3 भाग में बांटा गया व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं को। ठीक है, अब ये तीनों भी अपने अपने रूप को दिखाए कि वस्तु कीमत सिद्धांत जो है मांग का सिद्धांत और लागत का उत्पादन का सिद्धांत में आता है। कि वस्तु कीमत, वस्तु मान लीजिए कोई भी चीज का हम उत्पादन करें तो खरीदने और बेचने दोनों में करने, मतलब कि हम किसी भी चीज का उत्पादन करना चाहते हैं पहले तो हमें बीज के रूप में कोई चीज खरीदना पड़ेगा या कच्चे पदार्थ या कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में कुछ तो खरीदना पड़ेगा। तो पहले हमको मांग और फिर लागत भी करना कि देख, और फिर वस्तु की कीमत हम उस तरह से निर्धारित करेंगे कि मांग क्या है उसका, कि मांग कितनी ज्यादा, अगर मांग ज्यादा होगा तो कीमत बढ़ाएंगे और मांग घटेगा तो कीमत घटेगा। तो मांग के सिद्धांत पर हम लागत का उत्पादन करेंगे। और अगर हम बात करें साधन कीमत के सिद्धांत पर, जिसको वितरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से है कि मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। साधन की कीमत में मजदूरी भी अच्छी होनी चाहिए, लगान भी हमें ज्यादा नहीं देना पड़े जिसको रेंट बोलते हैं, ब्याज भी मतलब कि जैसे अगर हम ऋण वगैरह ले लिए हैं तो उसमें से कम ब्याज, और लाभ ज्यादा हो। इस प्रकार से हम साधन की कीमत के सिद्धांत पर चलते हैं। चलिए अब व्यष्टि के बारे में कुछ जानते हैं। व्यष्टि सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में अभी इतना अध्ययन किया, इसका महत्व क्या है। सो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व के 2 भागों में बांटा गया। इसका महत्व के 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है कि व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का व्यावसायिक महत्व, और दूसरा है सैद्धांतिक। पहला है सैद्धांतिक और दूसरा है व्यावसायिक। तो यहाँ पर इसे इस रूप में बांटा गया। तो सैद्धांतिक में क्या क्या रखा गया सो ध्यान दीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को अगर सैद्धांतिक महत्व में बांटा गया है तो सैद्धांतिक में क्या क्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक, यानी कि हम किसी भी कार्य को करें तो उसके बारे में जानना और उसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक है ना, कि अगर आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण एवं वितरण की समस्याएं महत्वपूर्ण होती है। इन समस्याओं का निदान सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण से किया जाता है। मांग एवं पूर्ति के 2 बलों के आधार पर कीमत निर्धारण किया जाता है जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है। और तीसरा इसे बांटा गया आर्थिक नीति के निर्धारण के में सहायक में, और उसके बाद व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक है, और पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायक है। इस प्रकार से इसे बांटा गया है। चलिए और देखते हैं किस किस रूप में बांटा गया है, और इस प्रकार से हम इस बुक को भी कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत जल्दी से आप लोग भी समझ गए होंगे, आशा करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का व्यावसायिक महत्व को भी किस किस रूपों में बांटा गया है। तो इसे भी 2 भागों में अध्ययन किया जाता है। पहला कीमत सिद्धांत और दूसरा फर्म सिद्धांत पर। अब ये दोनों भी मिलकर के क्या क्या अपना उद्देश्य देता है कि मांग का नियम, मांग की लोच, आगम एवं लागत धाराएं, लागत उत्पादन संबंध, उसके बाद उत्पादन फलन, कीमत निर्धारण के सिद्धांत, विभिन्न बाजार दशाएं। अब देखिए, अगर हम किसी भी आर्थिक क्रिया को करें तो व्यावसायिक महत्व तो होना चाहिए। व्यावसायिक का मतलब कि हम उसमें किस प्रकार से अपना जो भी कार्य होता है कर सकते हो, उसे बेचना, खरीदना या उसे लोगों तक पहुंचाना। तो मांग का नियम जो होती है कि मांग किस चीज पे है, किस चीज का मांग किया जा रहा है, उस चीज को हम व्यवसाय करेंगे। मांग की लोच क्या है कि लोग
किस वस्तु को किस प्रकार से उसे प्रयोग में लाना चाहते हो, किस नियम से उसे लेकर के चलेंगे। आगमन एवं लागत धारा है कि उसमें हम अगर कहीं ले जाते हैं तो उसमें क्या हमारा धारा लगे, क्या मतलब उसमें निवेश होना चाहिए, क्या उसमें और चीज है जिसको जोड़ना चाहिए, ये सारी चीजों को बात किया जाएगा। उत्पादन फलन की किस प्रकार से उत्पादन करें, कीमत निर्धारण के सिद्धांत, उसका कीमत हम किस प्रकार से रखें, सरकार द्वारा भी कीमत निर्धारित किया जाता है उसके आधार से भी रखना है। विभिन्न बाजार दशाएं, बहुत अनेकों प्रकार के बाजारों से संबंध रखनी होती है, तभी हम अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं। और आगे चलेंगे कि इसका विश्लेषण क्या क्या है। तो इसका विश्लेषण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन है। इसका विश्लेषण कर रहे क्या, व्यष्टि सूक्ष्म आर्थिक का विश्लेषण, सीमाएं जो है परिसीमाएं वो क्या है, तो समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन है। उसके बाद अपर्याप्त विश्लेषण है, अवास्तविक मान्यता पर आधारित है और मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित है। और ये छोटी व्यावसायिक होती है जिसको मुक्त आधार पर किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार से हमें टैक्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है और टैक्स वगैरह नहीं देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए और अब यहाँ पर कुछ आपको पुनरावृत्ति कराते हैं। तो पुनरावृत्ति का मतलब ये हो गया कि आर्थिक क्रिया, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। ठीक है, ये आर्थिक क्रिया हो गई जो कि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन को जवाब देना है। ये अभ्यास प्रश्न में आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए यहाँ ध्यान देना, आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया नहीं होती है, जो कि पहले भी बताया गया। आर्थिक क्रिया के प्रकार, आर्थिक क्रिया 3 भागों में बांटा गया, यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया आर्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक क्रिया 4 भागों में, पहले उत्पादन, उपभोग, विनिमय, और विनिमय को 2 भागों में, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, और चौथा जो है वो है निवेश। उसके बाद पढ़े क्या, उत्पादन के एजेंट। उत्पादन के एजेंट भी कितने हैं, 5 है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन और उद्यमिता है। ठीक है, उसके बाद व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र है और व्यष्टि भी है। ये दोनों को, व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को अलग अलग भागों में बांटा गया है, और उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र। इसे आप अगर आप स्क्रीनशॉट करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और इसी तरह हम अपने टॉपिक को यहाँ से समाप्त करते हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आप सारे क्वेश्चन को करा दीजिए तो हम क्वेश्चन को करा देंगे। अगर आप क्वेश्चन कर लेते तो बहुत बढ़िया, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते चलेंगे।